Good morning, all of you. Today we are going to study about the chapter number 3 of our history, that is Delhi सल्तनत. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के ऊपर किस किसने आखिर राज्य किया, राइट? कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, किसने कितने टाइम पीरियड तक अपना सेशन किया. चलिए थोड़ा सा इसका हेडलाइन पढ़ते हैं हम. That Delhi Sultanate set the stage for an interesting phase in history called the later medieval period. 5 dynasties ruled during the period: the Slave Dynasty, the Khilji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty and Lodi Dynasty. In this chapter we are going to study about these 5 type of dynasties. Which one? Slave, Khilji, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty and Lodi Dynasty. आखिर हमें इनके सोर्सेस कहां से मिले, हमें कैसे पता लगा कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज्य किस किसने किया? There is no doubt for the source for the Delhi Sultanate, inscription, coins and monuments. हमें मेनली पता कहां से पड़ता था, किन से पता पड़ता था हमें? इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट से हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में जान सकते थे कि किस राजा ने कितने समय तक वहां पे राज्य किया है. किन से पता पड़ता था? इंस्क्रिप्शंस. हमें पता है इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे लिखा हुआ रहता है उनके बारे में, राइट? Comprehensive and the detailed accounts of the court proceeding have been provided by Ziauddin Barani, Shamil Siraj Afif, Minhaj Siraj, Ibn Battuta and Marco Polo. ये कौन थे? They visited India. Who they are? They visited India. They are mainly the travelers who collect information from us. इन्होंने क्या किया था? ये हमारे देश में आए थे, इन्होंने हमारे बारे में स्टडी करी थी और जितनी भी इंफॉर्मेशन ये हमारे दिल्ली सल्तनत के बारे में गैदर कर सकते थे वो उन्होंने गैदर किया और उन्होंने उनको बुक में लिखा. और वो बुक में कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे? पर्शियन लैंग्वेज में. कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे. Persian records are very important. Especially valuable are the histories, Tariq singular and the Tawariq, that is the plural, which are the historical records written in Persian language. Now we will do its 2 MCQs. Which city gained importance in the later medieval period? That is our Delhi. Now what is the popular Turco-Arab tradition you read about in this lesson? We will study about the events which is recorded by the travelers. राइट? ट्रैवलॉग जो ये आए थे, ज़ियाउद्दीन बरानी, इमाम बटूटा, इन्होंने हमारे यहाँ के बारे में लिखा था कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हेल्ड हुआ करते थे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी. द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी आर कॉल्ड द स्लेव्स और द मालमुक सुल्तान्स. मालमुक इन अरेबिक मीन्स ओन. The early sultan of this dynasty were slave, but because of their intelligence and hard work, they rose to power and position. अब यहाँ देखिए, स्लेव से क्या मतलब आ रहा है? गुलाम, है ना? अब हम पूछे या हम सोचे कि भैया स्लेव डायनेस्टी से क्या मतलब आया? क्या गुलामों की डायनेस्टी थी? क्या गुलामों के वंशज थे? नहीं. स्लेव डायनेस्टी में भी राजा हुआ करते थे, उनको चलाने के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते थे. वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हार्ड वर्किंग थे और इतने ज्यादा थे कि उन्होंने अपनी खुद की एक पावर और पोजीशन असेंबल कर ली थी. कौन सी डायनेस्टी में? स्लेव डायनेस्टी में. मतलब आज ये डायनेस्टी किसी और को भी स्लेव बना सकती थी. क्लियर यहां तक? एनी डाउट? नाउ द फर्स्ट एम्परर ऑफ दिस स्लेव डायनेस्टी इज कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद गौरी हैड लेफ्ट हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक. अब देखिए, मोहम्मद गौरी के स्लेव कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक. तो उनके जाने के बाद दिल्ली सल्तनत किसने संभाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. कुतुबुद्दीन ऐबक in charge of the territories had conquered in India, but as that night Muhammad Ghori was killed on his way back home. As a result, Kutubuddin, who was Ghori's viceroy, established his control and marched into Delhi. दिल्ली के ऊपर किसका कब्जा था? किसका कंट्रोल था? कुतुबुद्दीन ऐबक का. जब मोहम्मद गौरी वापस दिल्ली जा रहे थे
तो रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी जगह चार्ज किसने संभाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे दिल्ली पे अपना राज्य कर चुका था। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड एंड द फेमस किला दैट इज राय पिथोरा। विच फेमस किला? राय पिथोरा, which was a very beautiful fort, become the new Sultanate home. With this, Qutbuddin Aibak became the founder of the slave or the Mamluk dynasty. And this kingdom is described in history as the Delhi Sultanate. कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे अपना जो रहने का जगह था, ठिकाना था, वो भी उन्होंने चेंज कर लिया। वो कहाँ रहने लग गए थे? दिल्ली का बहुत बड़ा किला है जिसको कहते हैं राय पिथोरा, वो वहां पे शिफ्ट हो गए थे, वो वहां रहने लग गए थे। पूरे दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर चुके थे। वो इंटेलिजेंट थे, पावर थे, स्ट्रॉन्ग थे, राइट। तो नाउ ही वाज द सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। क्लियर है? एनी डाउट? आगे मूव करें, चलिए। Qutbuddin was a generous and a kind-hearted. He was honored with the title of लक बख्श। उनको क्या टाइटल दिया गया था? लक बख्श। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि वो लाखों रुपए तो एज ए चैरिटी ही डोनेट कर दिया करते थे, लोगों की हेल्प कर दिया करते थे वो लाखों रुपए देके। तो उनको क्या नाम पड़ गया उनका? लक बख्श। नाउ Shamsuddin Iltutmish. Qutbuddin was succeeded by the Iltutmish. Iltutmish faced many problems but dealt with them strongly. He crushed revolts, protected and strengthened the boundaries and established a strong and consolidated sultanate. He sent expedition against the rebel Rajput at Gwalior. अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? इल्तुतमिश। कौन थे वो? उनके बेटे थे। कौन थे? बेटे थे। तो इल्तुतमिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे उसने क्या किया? राजपूतों से लड़ाई करी। राजपूतों से कहां पे लड़ाई करी उन्होंने? ग्वालियर। उसके बाद रणथंबोर, देन बयाना, देन जालोर। राजपूत रूलर्स ऑफ द उज्जैन एंड रणथंबोर वर डिफीटेड बाय हिम। हालांकि उज्जैन और रणथंबोर के जो राजपूत थे वो उनसे हार चुके थे। He also recovered Gwalior and Bayana from them. In other words, he completed the task of Qutbuddin Aibak. यहाँ क्या मतलब है completed the task of Qutbuddin Aibak? कुतुबुद्दीन ऐबक चाहते थे कि वो जालोर, बयाना और रणथंबोर पे कब्जा कर लें। तो वो उनकी विश किसने पूरी करी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया? ग्वालियर और बयाना के राजपूतों को हरा दिया और ग्वालियर और बयाना पे अपना कब्जा कर लिया। क्लियर है? एनी डाउट? इल्तुतमिश हैड मैनी सन्स। अब इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, बट ही डिड नॉट कंसीडर एनी वन ऑफ देम हिज सक्सेसर। लेकिन वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते थे। ही मेड हिज डॉटर रजिया द सुल्तान। उन्होंने अपनी बेटी रजिया को क्या बनाया? उन्होंने अपनी बेटी रजिया को क्या बनाया? सुल्तान ऑफ दिल्ली। The decision of Iltutmish was not liked by the conservative nobles who had become very powerful. अब देखिए, एक वुमेन को उन्होंने पावर दे दी, पूरा राज्य सौंप दिया। ये आसपास के राज्य के लोगों को मंजूर नहीं था। उनके मन में ये बात हमेशा खटकती थी कि एक वुमेन को पूरा एम्पायर कैसे सौंप दिया, वो कैसे संभालेगी? हाउ इट कुड बी पॉसिबल फॉर अ वुमेन? तो वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इल्तुतमिश अपने चारों बेटों में से किसी को भी अपना राज्य नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो मानते थे कि मेरे चारों बेटे इस काबिल नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ द इल्तुतमिश दे प्लेस्ड रुखुद्दीन फिरोज शाह, वन ऑफ द सन ऑफ द इल्तुतमिश, ऑन द थ्रोन। लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो नोबल्स लोग थे उन्होंने क्या किया? इन्होंने दे प्लेस रुखुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश के बेटे थे, उनको राजगद्दी सौंप दी। रुखुद्दीन फिरोज शाह डिड नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ ए किंग। देखिए, इल्तुतमिश को पता था ना इस बारे में कि मेरे किसी भी बेटे में राजा बनने की क्वालिटी नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने एक गद्दी पे बैठाया तो उन्होंने देखा कि मेरे इस पुत्र में राजा बनने की काबिलियत नहीं है। ही वॉज एक्सट्रीमली केयरलेस एंड फन लविंग। वो बहुत ज्यादा केयरलेस थे। He did not pay attention in the matters of the Sultanate and neglected the administration. People demanded an able and the caring administrator, so they made Razia the ruler of the Sultanate. आई बात समझ में?
वो उन्होंने अपने बेटे को बना दिया था, क्योंकि बाकी के जो राज्य के लोग थे वो इस बात से सहमत नहीं थे कि एक वुमन को एक राजगद्दी सौंपी जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बना दिया था। लेकिन बेटा इस काबिल नहीं था, उसको वो बहुत फन लविंग थे, केयरिंग नहीं थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते थे, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को वो नेग्लेक्ट करते थे, अवॉइड करते थे, किसी भी कोर्ट के मैटर में इंटरफेयर वो नहीं करते थे, अपना कोई डिसीजन नहीं देते थे। तो इस बात से इल्तुतमिश खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी बेटी को ही क्या बना दिया, दिल्ली सल्तनत बना दिया। रजिया वॉज अ डायनेमिक रूलर। रजिया कैसी थी? She was a dynamic ruler, she was a progressive thinker, and so she threw off her female attire and the wheel and put on a coat and a cap. उन्होंने अपना फीमेल अटायर छोड़ दिया और एक जो राजा का जो ड्रेसअप होता है वो उन्होंने वियर कर लिया। She rode elephants like male, hunted and led the army. वो एलिफेंट जलाना भी जानती थी, किस तरह से उनको हंटेड करना है और आर्मी को कैसे लीड करना है, ये क्वालिटीज रजिया सुल्तान के अंदर थी। रजिया रीगन वॉज शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम। रजिया का जो रीगन हुआ, मतलब रजिया ने जितना साल राज्य किया अपने राज्य पे, उसका टाइम पीरियड कैसा था? छोटा था, मतलब उन्होंने ज्यादा लंबे समय तक राज्य नहीं किया, मतलब वो ज्यादा दिन तक अपनी राजगद्दी नहीं संभाल सकी। इसके पीछे क्या रीजन था कि एक वुमन को कैसे गद्दी दे दी, इस बात से आसपास के राज्य के लोग खुश नहीं थे और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया था और वो लड़ाई करते करते मारी गई। The 40 nobles, Chahalgani, could not tolerate a woman's rule, therefore they conspired against Razia. आसपास के जो नोबल रूलर थे उन्होंने एक साजिश रची रजिया के अगेंस्ट में, और जब वो दिल्ली से बाहर गई थी तब उन्होंने रजिया सुल्तान को मार दिया। Now the period from 1240 to 1266, रजिया डेथ क्रिएटेड फ्रेश प्रॉब्लम। अब रजिया की डेथ के बाद कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। The period between 1240 to 66 saw many political disturbance. ये पीरियड में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ दिल्ली के अंदर। क्या क्या हुआ? Many kings came to be thrown. बहुत सारे राजा आए इस गद्दी पे बैठने के लिए। नासिरुद्दीन मोहम्मद, कौन आए? नासिरुद्दीन मोहम्मद, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश। फर्स्ट हमने पढ़े थे, कौन थे? देखिए इधर आइए, कौन बने थे? रुखुद्दीन फिरोज शाह। देन नेक्स्ट वाज Nasiruddin Muhammad, who was another son of the Iltutmish, ruled from 1246 to 1266 with the support of the nobles, but he was totally incapable and a mere puppet. उनको सपोर्ट तो था नोबल्स का, लेकिन वो एक पपेट की तरह काम किया करते थे, मतलब उनके खुद के डिसीजंस नहीं हुआ करते थे, वो दूसरों के कहने में आके काम किया करते थे। नासिरुद्दीन रीगन बालबन कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम अदर नोबल्स। देखिए इसमें एक और राजा का नाम आया है। कौन से राजा का नाम आया है? बालबन। हु वाज द बालबन? ही वाज अगेन द स्लेव इन द स्लेव डायनेस्टी। ये भी स्लेव थे, किसके? इल्तुतमिश के। किसके? इल्तुतमिश। चलिए आइए, Ghiyasuddin Balban. What was his real name? Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban in 1266, Balban came to be power. He was an able noble and proved to be the most powerful ruler of the slave dynasty. As a sultan, Balban reorganized and strengthened the army. He led many campaigns against the local rulers and defeated them. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डायनेस्टी के राजा थे, स्लेव डायनेस्टी के थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने अपनी आर्मी जो थी बहुत वेल ऑर्गेनाइज कर दी थी, बहुत पावरफुल आर्मी थी इनके पास। इन्होंने आसपास के लोकल रूलर के साथ फाइटिंग भी करी थी, बैटल किए थे, उसमें ये जीत चुके थे। बालबन ऑल्सो सक्सेसफुली गार्डेड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स अगेंस्ट द मंगोल राइट्स। ये मंगोलियाज के अगेंस्ट इन्होंने वॉर किया था, जिसमें ये नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट जीत चुके थे। बालबन वांटेड द पीपल टू लुक अप टू द सुल्तान एंड रिगार्ड हिम इन हाई एस्टीम। बालबन क्या चाहते थे कि मुझे लोग जो हैं सुल्तान की तरह रीड करें, सुल्तान की तरह मुझे ट्रीट करें, एंड रिगार्ड हिम इन हाई एस्टीम। उनको रिगार्ड कर, जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे उनको ये था कि ये मुझे, जो गांव के लोग हैं वो मुझे भगवान की तरह पूछे, मतलब मेरे को बहुत हाई अहमियत दें, राइट। फॉर दिस ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ द सिजदा एंड द प्योब्स एंड जमीनोब्स। इन्होंने इसके लिए क्या किया? कस्टम में थोड़े से चेंजेस ला दिए थे।
वो सिजदा करने के लिए कह गए थे कि आप नी बेंड डाउन करें, अपना हेड नीचे मेरे सर पे झुकाएं, है ना, और अपना क्या था, फोरहेड पे किस करके जाएं, जैसे हम भगवान को देते हैं ना नित नियम से याद करना, उनको सैल्यूट करना, उनके आगे अपना सर झुकाना। तो इस तरह के उन्होंने कस्टम्स निकाल दिए थे कि अब मेरे साथ इस तरह से लोकल सिटीजन ऐसा करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉमन पीपल सच कस्टम वर रिजर्व फॉर द गॉड एंड देयरफॉर वर एन अनइस्लामिक। वहां के लोग क्या मानते थे कि जो ये हमको बालबंद करने के लिए कह रहे हैं ये भगवान के प्रति किया जाता है, एक मनुष्य के प्रति नहीं किया जाता, तो ये टोटली अनएथिकल है, टोटली अनइस्लामिक है, मतलब हमारा इस्लाम धर्म इसको करने की परमिशन नहीं देता है। When Balban died, लेकिन जब बालबन मर गए, the Turkish ruler had been firmly established in New Delhi। अब कौन आ गए थे दिल्ली पे? Turkish and the Ganga Yamuna Doab and the eastern Rajasthan। Balban's successors were however weak। Once again the power of the nobility prevailed। This time the Khaljis nobles captured the throne of Delhi। लेकिन टर्किश भी अपना राज्य इतना समय तक के लिए नहीं चला पाए। उसके बाद कौन आ गए थे? खलजीज। कौन आ गए थे? खलजीज। नाउ एक क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक सुल्तान बनने के लिए? द सुल्तान वाज सपोज्ड टू हैव सम यूनिक क्वालिटीज। देखिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सुल्तान बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। Sultan was supposed to have some unique qualities। He had to be a strong military general with ambition and expansionist policies। सुल्तान कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंटेंटेंट होना चाहिए, उसमें सारी मिलिट्री की पावर होनी चाहिए। वो अपने लोगों के साथ क्या एक्सपेक्ट करता है वो उसकी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। फॉर दिस ही हैड टू बी वेल वर्स्ड इन द स्किल्स ऑफ द वॉरफेयर एंड मिलिट्री डिजाइन। किस तरह से मिलिट्री डिजाइन करनी है, मुझे मेरे सोल्जर्स के साथ किस तरह का बिहेव करना है, उन्हें आगे लीड होने के लिए, आगे प्रमोट करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या मुझे प्लान्स एंड पॉलिसीज रेगुलेट करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे मैं अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो ये सारी क्वालिटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। Besides the rules laid down for succession of the convention followed, only the strong individual who gained support from the nobles, military and the ulmas were successful of the sultan। तो जिनको मिलिट्री का सपोर्ट होगा, जिनको आसपास के नोबल्स का सपोर्ट होगा, वही एक सक्सेसफुल सुल्तान बन सकता है। क्लियर? एनी डाउट? चलिए, रजिया वाज एबल। इन सब में अगर हम देखें क्वालिटी वाइज तो रजिया बहुत ज्यादा एबल सुल्तान थी, but was killed due to the treacherous design of the nobles who could not tolerate a woman ruler। But the Balban rose to the power by controlling all these factors। At the time of the succession there was a general unrest with the motive to occupy the throne। अब यहाँ पे देखिए बालबन का मेन एक ही मोटिव था कि मेरी राजगद्दी मुझसे किसी तरह से छीननी नहीं चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मेरा राजगद्दी मुझसे नहीं छीनना चाहिए किसी भी हालत में। तो वो अपने आप को मिलिट्री वाइज भी बहुत ज्यादा पावरफुल कर रहे थे, राइट, और धीरे धीरे टेरिटरीज को भी आगे कब्जे में लेते जा रहे थे। आगे देखते हैं हम। During the period of the unrest and the public uproar, the army played a key role in controlling the people and crushing the rebellion। अब देखिए उसने अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया था, तो वो अपने मिलिट्री के थ्रू, अपने आर्मीज के थ्रू लोगों को हराता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। They checked the invasion and attack after Balban। Jalaluddin, who was an army officer, founded a new dynasty of the Khiljis। बालबन की डेथ के बाद बालबन की मिलिट्री में ही एक आदमी था जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी आगे इस खिलजी डायनेस्टी के रूलर बने। अब खिलजी डायनेस्टी को आगे कौन लेके गए? जलालुद्दीन खिलजी। आइए इसके एमसीक्यूज करते हैं। Who was the most powerful ruler of the slave dynasty? बालबन और द मोहम्मद गौरी? बालबन। Which one of the following is true about the Qutbuddin Aibak, founder of the slave dynasty and called Lux? Both A and B. Now we will read about the Khilji dynasty। The Khilji Sultan ruled the 3 decades। कितने साल तक उन्होंने किया राज्य? 30 साल तक के लिए। They followed very ambitious and expansionist policies, but they were good administrators too and consolidated the huge empire and also expanded the field of economics and the market control policy। ये बहुत ambitious थे कि मैं ऐसे करूंगा अपने राज्य में, मैं ऐसे करूंगा, मेरा देश ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा
उनके एम्बिशन हुआ करते थे कि मैं उनको कैसे पूरा करूं। तो वो उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाना है उसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक एंड मार्केट पॉलिसीज तैयार करके रख रखी थी कि मुझे किस तरह से मार्केट को कैप्चर करना है, किस तरह से मुझे मेरा ट्रेड बढ़ाना है। राइट नाउ इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उनका पूरा नाम क्या था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था इनका? जलाउद्दीन वॉज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूलर, हालांकि वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। ही वॉज टॉलरेंट एंड अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट। उनको अच्छा नहीं लगता था बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट देना, किसी के साथ मिसबिहेव करना। बहुत कूल एंड काम रहते थे वो। He had a lenient policy towards the Mongolas, बहुत lenient थे वो। He even married one of his daughter to the Ulgao Khan। उन्हें मंगोलियाज की जो डॉटर थी उलगाव खान, उनसे उन्होंने मैरिज कर ली थी। ड्यूरिंग हिज रीगन the nobles enjoyed a powerful role। they hatched a conspiracy and finally killed them। देखिए अब जलाउद्दीन खिलजी जो मंगोलियाज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, या हम कहें कि उनके साथ उनका बहुत लीनियंट बिहेवियर था, उन्होंने ही मंगोलियाज की बेटी से ही शादी कर ली थी और मंगोलियाज ने मिलके ही उनको मार दिया। किन्होंने मारा था? मंगोलियाज ने ही मार दिया था। उनके डेथ के बाद हिज नेफ्यू अली गुरशुब, कौन आए थे अब उसके बाद? अली गुरशुब उनके नेफ्यू थे। उनको टाइटल, उनको ये नाम दिया गया, क्या टाइटल दिया गया? अलाउद्दीन। अब किसको नाम दिया गया? पहले नाम था जलाउद्दीन, कंफ्यूज मत होना। अब क्या नाम दिया गया? अलाउद्दीन। किनके? उनके नेफ्यू को। किनके? उनके नेफ्यू को। अब हम अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी कैसे हैं, देखिए इनका पिक्चर दे रखा है हमारी बुक में। Alauddin Khilji was the most powerful ruler of this dynasty। He was the first Turkish Sultan। Who was he? He was the Turkish Sultan to build an imperial empire in India and that gained name and fame, touch height like never before। इन्होंने इंडिया में राज्य किया और बहुत ज्यादा नेम और फेम दोनों इन्होंने यहाँ पर कमाया था। He extended the boundaries of Delhi Sultanate beyond the Vindhyas up to the Deccan। He is the famous history for his Deccan policy। Alauddin was a brilliant general and a very capable administration as well। जलाउद्दीन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और किस तरह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ही नोज दिस वेरी वेल कि मुझे मेरे राज्य को कैसे संभालना है, कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज मुझे बनानी चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इनको बहुत अच्छे से ये आता था। दो हिमसेल्फ क्वाइट इलिटरेट, हालांकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। राइट Alauddin Khilji was a great patron of art and literature। उनको आर्ट एंड लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद था। He were many great poets and scholar in his court। Among them were आमिर खुसरो and शेख रुखुद्दीन। कौन थे ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट इनके कोर्ट में? क्या नाम था इनका? आमिर खुसरो एंड शेख रुखुद्दीन। गॉट इट? ये इनके कोर्ट में हुआ करते थे, इनके दरबार में हुआ करते थे। क्लियर है? आगे चले। जलाउद्दीन और अलाउद्दीन में कंफ्यूज मत होना। जलाउद्दीन की डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो उनके नेफ्यू थे, राइट। नाउ एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अलाउद्दीन ने अपना एम्पायर कैसे बढ़ाया? अलाउद्दीन प्लान एंड एग्जीक्यूटेड हिज एक्सपेनिश डिजाइन इन अ वे दैट इज टू गेन द स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इन द वेस्ट। अलाउद्दीन कॉन्कर, देखिए उन्होंने अपना कैसे कैसे धीरे धीरे राज्य बढ़ाया था। वेस्ट में इन्होंने किसको जीता, किसके ऊपर हमला किया था? गुजरात में, गुजरात एंड मालवाज। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट। इससे क्या हुआ? वेस्ट में जितने भी सी पोर्ट्स थे, गुजरात और मालवाज में जितने भी सी पोर्ट्स हुआ करते थे, क्योंकि ट्रेड जो था पहले किसके थ्रू हुआ करता था? सी रूट्स के थ्रू हुआ करता था। तो इन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न सी पोर्ट्स पे पूरा अपना कब्जा कर लिया था। He also conquered Ranthambore, Chittor and Jalore in Rajasthan during the period 1301 to 1303. He captured the fort of Rajput। Clear? Next, he launched his famous ambitious campaign in the Deccan। None of the sultans from Delhi Sultanate had crossed Vindhyas mountain। He was the first sultan to do so। इन्होंने क्या किया था? ना ही सिर्फ वेस्ट पे, इन्होंने वेस्ट में जो विंध्यास माउंटेन्स है उसके ऊपर भी कब्जा कर रखा था। सिर्फ यही एक हमारे दिल्ली सल्तनत पीरियड में यही एक सुल्तान थे जिन्होंने विंध्या रेंजेस को भी अपने कब्जे में कर लिया था। फॉर दिस कैंपेन ही चोज अ फेमस
जनरल मलिक काफूर हु वाज अ स्लेव। इसके लिए उन्होंने किसको चुना था? अपने जनरल को, जिनका नाम क्या था? मलिक काफूर हु वाज अ स्लेव। वो कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के। कौन सी डायनेस्टी के थे वो? स्लेव डायनेस्टी के। और यहाँ पे भी वो एज ए स्लेव ही अलाउद्दीन के लिए काम किया करते थे। कौन? मलिक काफूर स्लेव थे। किसके स्लेव थे? अलाउद्दीन के। किसके स्लेव थे? अलाउद्दीन के लिए। Malik Kafur defeated the Yadavs of the Devgiri and the Kaktiyas of the Warangal in his early campaign. Malik Kafur ने किस किस को हराया था? Yadavs of the Devgiri and Kaktiyas of Warangal. उसके बाद हौसलास और पांड्यास। क्लियर? चलिए। He carried away a lot of war booty from the vanquished kingdoms. According to the account of Barani, Alauddin welcomed Malik Kafur at the Hall of Thousand Pillars of Sirsi Fort in Delhi when he returned from the Deccan with 612 elephants. देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जहां जहां पर जो टेरिटरीज को इन्होंने हराया, जिसको इन्होंने अपने कब्जे में लिया, वहां से ये सब कुछ अपने साथ लेते हुए आए। मतलब जितना भी ज्वेल्स था, ऑर्नामेंट्स था, राइट, सब कुछ अपने साथ लेकर ये आ गए थे। और इनके साथ जो मलिक काफूर थे, उन्होंने बहुत साथ दिया था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर का दिल्ली के सिरसी फोर्ट में वेलकम किया था, जहां पे मलिक काफूर आए थे। अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे? 612 एलिफेंट्स लेकर आए थे, 20,000 हॉर्सेस लेकर आए थे, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। और अपने साथ हीरे जवाहरात भी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ा, सब कुछ ही लेकर आए थे। मतलब कहां से आए थे ये सब कुछ लेके? जो जीतते हुए आ रहे थे ना, अलग अलग राज्यों को हराते हुए। क्लियर? Their defeated kings were allowed to continue as ruler. They accepted his suzerainty and paid tribute to Alauddin. Toward the end of the Alauddin reign, the extent of his empire could be compared to that of the king Ashoka. मतलब कहा गया है कि हम अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्पायर था, उसको हम किंग अशोका के एम्पायर से कंपेयर कर सकते हैं कि उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के पास कितना रहा होगा, कितना वो जीते होंगे। रिफॉर्म इन द आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी हैड अ वेल इक्विप्ड, ट्रेन एंड डिसिप्लिन मोटिवेटेड आर्मी। इनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, ट्रेन थी, वेल इक्विप्ड थी, मतलब सारे आर्म्स, एम्यूनिशन सब कुछ थे। और उनकी आर्मी को वेल ट्रेनिंग देके अच्छे से डिसिप्लिन में रहना भी सिखाया गया था। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सेल टू कीप ए वॉच ऑफ देयर एक्टिविटीज। उनके पास एक विजिलेंस सेल भी हुआ करता था जो सब पे नजर रखता था कि कौन क्या कर रहा है। His army had more than 4,75,000 horsemen. How many horsemen they had? 4,75,000। देख लीजिए। और उनकी सैलरी क्या रहती थी? 234 टंकास। 1 टंका इज इक्वल टू 1 टंका is equal to 1 silver coin, right? That means 234 tankas means each and every horseman got around 234 silver coin. मतलब हर एक हॉर्समैन को कितना मिलता था? 234 सिल्वर कॉइन। अगर कोई हॉर्समैन खुद के हॉर्स लेकर आता था, अगर आर्मी में उसके खुद के हॉर्स रहा करते थे, तो उनको 78 टंका ज्यादा दिए जाते थे। आ गई बात समझ में? मैं एक हॉर्समैन हूं, तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? 234 टंका। दैट मीन्स 1 टंका इज इक्वल टू 1 सिल्वर कॉइन। दैट मीन्स आई गॉट अराउंड 234 सिल्वर कॉइन्स। गॉट इट? अगर इसी आर्मी में, इसी मिलिट्री में, अगर मेरे खुद के हॉर्स अगर वहां काम कर रहे होंगे, तो उसमें मुझे कितना एडिशनल मिलता था? 78। मतलब 234 तो मिल ही रहे थे, उसके बाद आप 78 टंकास और ऐड कर लीजिए। कितने हो गए ये? 312 टंकास। मतलब कितने कॉइन्स हो गए मेरे पास? 312 सिल्वर कॉइन्स। क्लियर है?
The Sultan paid handsome and the regular salaries to his soldier. He made arrangement for the training of their soldiers. They were well equipped with arms and weapons. बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे, इक्विपमेंट अच्छे होते थे उनके पास, वेपन्स अच्छे हुआ कर सकते थे, उनके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, राइट। उसको तो अपनी क्या करनी थी, आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी थी। Alauddin kept a close watch over these activities and for this he had paid special spies to keep the Sultan informed about each and every development. इसके लिए उसने स्पाई रख रखे थे, गुप्तचर रखे थे, जो अपनी मिलिट्री के ऊपर नजर रखते थे कि कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। The system of the branding the horses dog was also introduced so that no one could take the Sultan or the cheat him. A full description of the each soldier was also maintained. This was called the चेहरा। और उनके यहाँ पे जो जो मिलिट्री कंटेंट में जो काम किया करते थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन हुआ करता था, जिससे उनको कोई धोखा नहीं दे पाता था, कोई उनसे चीट नहीं कर पाता था। तो उन्होंने इस तरह से अपना एम्पायर, अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से मेंटेन कर रखा था। क्लियर है? तो अलाउद्दीन वाज अ ग्रेट एम्पायर, यस और नो? यस। चले आगे चले। इकोनॉमिक मेजर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। Mongol invasion and the internal revolts increased the cost of maintaining a large army. Alauddin Khilji's main concern was to make his soldiers live and survive men. Alauddin Khilji का मेन मोटिव क्या था कि उसके सोल्जर्स ज्यादा लंबे समय तक जिए और अच्छे से जिए, राइट। अगर उनको अच्छी से ट्रेनिंग दी जा पाएगी तो वो अपने अपोजिशन के पास साथ ढंग से लड़ पाएंगे, राइट। तो ये इनका मेन मोटिव हुआ करता था कि मेरे जो सोल्जर्स हैं वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। Alauddin Khilji gave orders to the measure all the land which was under cultivation. The land was divided and the land revenue fixed according to the fertility. उन्होंने क्या किया था अपने राज्य में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितना भी अपने विलेज था, अपना एम्पायर था, वहां पे उस लैंड को मेजर करवाया था, मेजरमेंट करवाया था। उसके हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू फिक्स करवाया था कि जिसके पास जितना लैंड होगा उसका उतना रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। मतलब सबका फिक्स नहीं था, उनके लैंड को मेजर करके ही उनका रेवेन्यू फिक्स किया गया था। इसके बारे में आप 8th में भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट, राइट। इसके बारे में हमारी 8th क्लास में भी आया है। अलाउद्दीन इंक्रीज द टैक्स ऑन द फार्मर्स ऑफ द दो। गंगा एंड यमुना रिवर। अब इसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यमुना और गंगा से लेके यमुना रिवर के बीच में जितना भी फर्टाइल लैंड था, जहां पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता था, सिर्फ उन्होंने उसी लैंड का जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज किया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ के पीजेंट्स को, यहाँ के फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता होगा। अगर वो ज्यादा कल्टीवेशन करते होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करते होंगे, तो मार्केट में भी उनको उतना प्रॉफिट होता होगा। इसलिए उन्होंने गंगा से लेके यमुना तक का जो एरिया था वहां पे रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया था। बट एट द सेम टाइम ही मेड श्योर दैट द नोबल्स डिड नॉट इंपोज अदर टैक्स ऑन द पीजेंट। लेकिन उन्होंने ये चीज श्योर कर रखी थी कि इसके अलावा और अदर कोई दूसरा टैक्स मेरे पीजेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कहां से देंगे, राइट। सॉरी। He also began the audit of the account of his officer. Alauddin Khilji fixed prices for the articles of the food and forced them rigorously. और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर रखा था, अपने एम्पायर में जितने भी ट्रेडर्स थे उनके हेल्प के थ्रू उन्होंने सारे खाने पीने की चीजों के जो प्राइसेस थे वो फिक्स कर रखे थे। मतलब कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से प्राइस घटा बढ़ा नहीं सकता था। He built was a stores of grains in Delhi. In these stores, grains were stored and sold at the retail price. उन्होंने दिल्ली में स्टोर हाउस बना दिए थे जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था और उसको फिर रिटेल प्राइस में मार्केट में बेचा जाता था। एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोसरी, देखिए इन्होंने अपने स्टोर हाउस में क्या क्या स्टोर कर रखा था। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, 2 horses, slaves, caps, shoes, combs and even needles was priced. सब कुछ की प्राइसिंग लिस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार कर रखी थी, सबके प्राइसेस फिक्स कर दिए थे। आधे से ज्यादा सामान दिल्ली के स्टोर हाउस में स्टोर किया जाता था और फिर वहां से उसको रिटेलिंग प्राइस में बेच दिया जाता था। He introduced a subsidized rationing system, especially in the times of scarcity. In times of scarcity, corn was sold to the citizens of Delhi at the fixed rate. देखिए, जब
इसके देश में थोड़ी सी स्केर्सिटी आई, कमी होने लगी, तो इस समय इन्होंने क्या किया था, कॉर्न वॉज सोल्ड टू द सिटीजन ऑफ दिल्ली एट द फिक्स प्राइस। दिल्ली के जो नॉर्मल सिटीजन थे उनको कॉर्न समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है, व्हाट इज कॉर्न, CORN, भुट्टा जिसको हम आम लैंग्वेज में मक्का कहते हैं, वो सिटीजन को फिक्स प्राइस में बेचा करते थे। एंड नोबडी वाज अलाउड टू बाय मोर देन अ हाफ माउंट, और किसी को अलाउड नहीं था कि वो हाफ माउंट से ज्यादा एक टाइम में परचेज कर सके, क्योंकि इनका मेन कंजम्पशन मेनली पहले क्या हुआ था, कॉर्न हुआ करता था। जैसे हमारा राइस एंड व्हीट होता है ना, वैसे इनका मेन कंजम्पशन किसका हुआ करता था, कॉर्न का हुआ करता था। तो एक बार इनके देश में हुआ ऐसा कि स्केर्सिटी आ गई, तो क्या कहा राजा ने, क्या कहा सब लोगों से कि आप एक टाइम में आधा पाउंड से ज्यादा कॉर्न को परचेज नहीं कर सकते हैं। भाई ज्यादा लमसम अमाउंट में हम खरीद के रख लेंगे तो क्या होगा, दूसरा उसको नहीं ले पाएगा। तो एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आप एक बार में इतना ही परचेज कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? Grain became so plentiful in Delhi and its surrounding areas that no shortage was felt. उन्होंने इसलिए किया जिससे दिल्ली में हाहाकार न मचे खाने की, सभी को इक्वल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा मिल सके। This system ensured that no one could hoard commodities or enjoy surplus when the poor went hungry. कोई भी भूखा ना रहे, सभी को समान मात्रा में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Alauddin Khilji set up a special department under the charge of the Shahanai Mandi. It was his duty to prepare the list of the prices of the various commodities, to register merchant and keep an eye on their activities. Alauddin Khilji ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा था जिसका इंचार्ज शाहनाए मंडी को दे रखा था, जिसमें सारे जितने भी उनके मर्चेंट्स थे, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, डीलर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मेंटेन था, एक रिकॉर्ड मेंटेन था कि किनके साथ वो डील क्या क्या करते हैं। This department look after the royal granary, supervise the market and keep the constant vigilance on the weight and the measures. Punishment were given to the shopkeepers if they measured less or compromise on the quality of articles. उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी मर्चेंट क्वालिटी के साथ और प्राइस के साथ कोई चीज करे। आप कोई भी चीज वेट कर रहे हैं, अगर आपसे 5 केजी मांगा है, 10 केजी मांगा है, तो आप उतना ही प्रोवाइड करें, कम या ज्यादा ना करें, और उसकी क्वालिटी को प्रॉपर, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है। पनिशमेंट आगे हम बताते हैं क्या देते हैं। The administrative, economic and the military reforms of Alauddin Khilji clearly showed that Sultan was not only a military genius but also an efficient administrator. इससे हमें पता पड़ता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो हमारे सुल्तान थे वो एक मिलिट्री जीनियस ही नहीं थे, बल्कि उनको ये भी पता था कि मुझे किस तरह से मेरा इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है। वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट आफ्टर अलाउद्दीन डेथ। अब अलाउद्दीन की खिलजी के बाद कौन मरे? खुसरो मलिक was the last खिलजी रूलर। गियासुद्दीन defeated him and started the तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पर हमारी स्लेव डायनेस्टी का एंड हो चुका था। इनकी डेथ के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी? तुगलक डायनेस्टी। As such, Mansi, here it is not mentioned that what sort of punishment was given to him. पनिशमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। पनिशमेंट देते होंगे कुछ लोग जब यहाँ पे मेंशन है, लेकिन क्या पनिशमेंट देते थे ये चीज मेंशन नहीं है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। वी विल स्टडी दैट इज द तुगलक डायनेस्टी। होप यू लाइक इट। सबको समझ आया है? कोई प्रॉब्लम है? तो वी विल डू Tughlaq dynasty in our next session.